theory question. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से। कैसा सवाल पूछा इंस्टीट्यूट ने? इंस्टीट्यूट पूछती है कि सेक्शन 10 के हिसाब से आपको हमें बताना है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ a valid contract. Suppose this is a direct theory question that the institute has asked you. Pattern, to answer for a direct theory question. I'm so sorry for my handwriting. Actually, my stylus pen, it's not working, and because of the lockdown, all the shops are closed. So I'm not able to repair it also. So देखो, अगर क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, जैसे कि इंस्टीट्यूट पूछ रही है व्हाट आर वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन नंबर 10, तो देखो कोई भी सवाल का जवाब आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखना है। जब कभी भी आप जवाब देते हो ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, सबसे पहली बात तो आप पहले वाले मार्जिन में आपका आंसर नंबर लिखोगे। सो सपोज दिस इज आंसर नंबर 1, क्योंकि देखो अगर आप कौन से सवाल का जवाब लिख रहे हो वो नहीं लिखोगे तो इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू चेक दैट पर्टिकुलर आंसर। तो डायरेक्टली आंसर लिखने की घाई मत करो, सबसे पहले आप ये लिखो कि आप कौन से सवाल का जवाब दे रहे हो। तो सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 और इसी का मैं जवाब दे रही हूं, तो सबसे पहले मेरे मार्जिन में मैं लिखूंगी आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। उसके बाद अब जब मैं आंसर लिखती हूं, आंसर लिखते वक्त भी मुझे पैराग्राफ फॉर्मेट में अपने आंसर्स को नहीं लिखना है। आई विल हैव टू राइट इट इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10 the following are the various essential elements in order to form a valid contract। ऐसे करके मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में। फिर मैं जाऊंगी विद पॉइंट नंबर 1 और मैं हेडिंग दूंगी दैट देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन। और फिर लॉफुल कंसिडरेशन को एक्सप्लेन करोगी। पॉइंट नंबर 2, देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑफर एंड अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस। There should be a proper offer and a proper acceptance. Point number 3, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना जरूरी है। हेडिंग एक्सप्लेनेशन। पॉइंट नंबर 4, इट शैल नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वर्ड। ये मैंने आपको कहा था मैं बाद में सिखाने वाली हूं, बट हेडिंग तो है सेक्शन नंबर 10 में। तो ऐसे करके मुझे क्या करना होगा, हर एक पॉइंट को मुझे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना होगा। हेडिंग एक्सप्लेनेशन, हेडिंग एक्सप्लेनेशन, हेडिंग और एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से आपको जवाब देना होता है फॉर अ क्वेश्चन विच इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। बट सपोज इंस्टीट्यूट ने आपको सवाल पूछा इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। इंस्टीट्यूट ने आपको सवाल पूछा है इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। तो देखो अज्यूम करते हैं क्वेश्चन ये है कि x इनवाइट्स y
a film actor to his daughter's engagement and dinner party. और क्योंकि वो आने वाला था, स्पेशल अरेंजमेंट्स की है, बट फाइनली वो टर्न अप नहीं होता है, तो सवाल इंस्टीट्यूट पूछ रही है क्या एक्स वाई को स्यू कर सकता है. ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनको कहते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ केस स्टडी. सो बेसिकली इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछ रही है. इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, एक सीन क्रिएट किया है, एक सिचुएशन क्रिएट की है जो प्रैक्टिकली अराइज हो सकती है, और इसी सिचुएशन को आपके आंखों के सामने रखा है और पूछा है आपको कि अगर आप इस पर्टिकुलर एक्स के लीगल एडवाइजर होते तो आप एक्स को क्या सुझाव देते, आप एक्स को क्या एडवाइस देते. तो देखो, ऐसे सवालों के जब आप जवाब देते हो आपको ऐसे जवाब देना होगा जैसे कि आप खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और क्लाइंट आपका मिस्टर एक्स है, वो आपके पास आया है. जैसे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल, आप उस बंदे को, आपके क्लाइंट को आप जवाब देते, उसी तरीके से आपको एज अ स्टूडेंट आपके एग्जामिनर को जवाब देना है. ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करने होंगे. सबसे पहला हिस्सा जो होगा दैट विल बी फैक्ट्स. दिस इज आंसर टू अ case study based question. सबसे पहले आप लिखोगे फैक्ट्स, और इसी फैक्ट्स में जो सिचुएशन है जो एग्जामिनर ने पूछी है वो आपको लिखनी होगी इन 1 से मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस में. ज्यादा इमोशनल नहीं होना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन में दिए वो आपने फैक्ट्स में लिख दिए. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. जो क्रक्स है उस सवाल का वो आपको एक्सप्लेन करना होगा 1 या मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस में. जैसे कि यहां पे आप कह सकते हो, X invited his friend who is a Bollywood actor at his daughter's engagement, but he did not turn up. सेकेंड पॉइंट जो है वो आप लिखोगे रेफरेंस का. इसी रेफरेंस में आप लिखते हो कि कानून क्या कहता है, कानून क्या कहता है. तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल यहां पे आपको लिखना होगा, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें. तो आप कहोगे अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, सॉरी, एनफोर्सेबल बाय लॉ. अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. An agreement in order to turn a contract shall have the intention to create a legal obligation. तो यहां पे आपने क्या दिया है, रेफरेंस दिया है कि कानून क्या कहता है. अगर कोई केस लॉ है तो आपको केस लॉ का नाम लिखना होगा. केस लॉ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती. मैंने आपके क्लास में शायद से एक ही केस लॉ अभी तक पढ़ाया है, बैल्फर वर्सेस बैल्फर, बट डोंट वरी, आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे, अगला ही टॉपिक हमारा ऑफर और एक्सेप्टेंस का है, वहां पे मैं आपको बहुत फेमस केस लॉस पढ़ाने वाली हूँ, जैसे कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. एक फेमस केस लॉ है चिन्नैया वर्सेस रमैया. तो बहुत सारे केस लॉज हम यहाँ पे फाउंडेशन लेवल में पढ़ने वाले हैं. तो अगर कोई केस लॉ होता है जो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपको केस लॉ का नाम लिखना काफी है. आपको केस लॉ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी. बट देखो, अगर एग्जैक्ट केस लॉ का नाम याद नहीं आता तो प्लीज, इट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट, अपने खुद के केस लॉज मत बनाइए. ओके, please write down the case law only if you know the exact name of the case law. वैसे ही अगर आपको सेक्शन नंबर याद है, प्लीज ऑल्सो राइट डाउन द सेक्शन नंबर. अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है, डू नॉट राइट डाउन द सेक्शन नंबर. अननेसेसरी क्या होता है, जैसे कि अगर सपोज ये सवाल सेक्शन नंबर 10 से रिलेटेड है, आपने सेक्शन 11 लिख दिया, इट गिव्स द क्लू टू द एग्जामिनर कि आपको 10 तो नहीं आता है, आपको 11 भी नहीं आता है. तो ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है. इज्जत में रहो. अगर सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा है, स्ट्रेट अवे लिख दो अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और आगे आप लिख सकते हो. थर्ड पॉइंट जो है दैट इज ऑफ एनालिसिस.
एनालिसिस में आप क्या करते हो, इसी लॉ को आप सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करते हो। तो अब आप एनालिसिस में लिखोगे, इन द गिवन केस ऑल्सो X invited Y for his daughter's marriage. X and Y are friends, thus they have a social relationship between themselves. And because there is a social relationship, there cannot be an intention to create a legal obligation. And thus, the agreement stands to be a domestic agreement and cannot be turned as a contract. और फाइनली लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, आप दोगे कंक्लूजन, और कंक्लूजन में लिखते हुए आप कहोगे, एज द अग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई remained as a domestic agreement and did not turn into a contract, X will not have any rights against Mr. Y and X will not be able to sue Y and claim the damages. ऐसे करके आपको लिखने होते हैं वो सवालों के जवाब जो पूछे गए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। मैं चाहती हूं आप आपके नोटबुक्स के फर्स्ट पेज पे आओ। मैंने आपको कहा था एक पेज ब्लैंक लिखिए कि कैसे आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना है। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके पॉइंट वाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। और अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए फैक्ट्स, रेफरेंस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो खोलिए अपने नोटबुक्स और लिखना। भी कहा था लॉ और अकाउंट्स, बस ये दोनों ऐसे पेपर्स होते हैं जो फाउंडेशन लेवल पे भी है, इंटर पे भी है, एज वेल एज सीए फाइनल लेवल पे भी है। तो कैसे लॉ के आंसर्स आपको लिखने ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है तब तक आपको अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट में मिल ही नहीं सकते। तो अगले पेज पे आपको लिखना होगा